ओके, चलिए बात करते हैं। मान लीजिए एक एरिया की टोटल पॉपुलेशन है 100। कितने लोग हैं उस एरिया में? 100 लोग हैं। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है। इस टोटल पॉपुलेशन में से मैं 10 लोगों को लेस करता हूं, या मान लो 20 लोगों को लेस कर देते हैं। ये 20 लोग वो हैं जो या तो बहुत छोटे बच्चे हैं, या रिटायर्ड पर्सन है, बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं, या वो लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। समझे बात को? टोटल पॉपुलेशन है 100 लोगों की, और उस 100 लोगों की पॉपुलेशन के अंदर 20 लोग वो हैं, 20% वो हैं जो या तो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, रिटायरमेंट के बाद की एज वाले हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, जनरली 14 साल से कम उम्र के बच्चे, या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली चैलेंज्ड, वो सारे लोग हैं। पीछे कितने बचेंगे? 80। कहने का मतलब ये 20 लोग वो हैं जिनमें एबिलिटी नहीं है काम करने की, डू नॉट हैव एबिलिटी टू वर्क। जिनमें एबिलिटी नहीं है काम करने की, यानी उम्र में बहुत छोटे हैं, या जो काम कर चुके हैं, ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वो लोग हैं, या फिजिकली और मेंटली चैलेंज लोग हैं जो काम पे जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये 80 लोग वो है जिनमें हैज़ द एबिलिटी टू वर्क। ठीक, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये तो ये 80 लोग वो हैं जिनमें काम करने की एबिलिटी है। अब ध्यान से देखना, इन 80 लोगों को हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। इन 80 में से 5 लोग लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है, ये 5 लोग वो हैं जिनके बाप दादाओं ने खूब पैसा कमा के रखा है। ये 5 लोग वो हैं जिनके बाप दादाओं ने खूब पैसा कमा के रखा है। इन 5 लोगों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या इनमें से वो लोग हैं जो काम करना चाहते नहीं हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 80 लोग हैं जिनके पास काम करने की एबिलिटी हम मान रहे हैं। जिनके पास एबिलिटी है उसमें से 5 लोग वो हैं जो काम करने की एबिलिटी तो रखते हैं लेकिन काम करते नहीं हैं, अपनी मर्जी से काम नहीं करते। इनको बोलेंगे अपने वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड। बच्चों बात समझ में आई क्या? वॉलंटरीली का क्या मतलब होता है? अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरीली। अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते 5 लोग। क्यों नहीं काम करना चाहते ये 5 लोग अपनी मर्जी से? क्योंकि ये 5 लोगों के पास खूब सारा वेल्थ है। जैसे मान लो बहुत सारी बिल्डिंग्स है, किराए पे दे रखी है, उससे रेंट की इनकम हो रही है, तो इनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। या खूब प्रॉपर्टी है, बाप दादा ने खूब पैसा छोड़ के रखा है। या वो लोग भी हो सकते हैं जो प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते। इस एग्जांपल को समझना, आप घर से बाहर निकले, आप मान लो एक मजदूर हो, सड़क पे काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले, और आप काम करने के लिए घर से बाहर निकले और आप चाहते थे 400 रुपये वेजेस मिले आपको मिनिमम, और आपको 200 रुपये ऑफर हुई। आप इस वजह से काम नहीं कर रहे हो कि जो मेरी इच्छा की या मेरी नीड की जितनी वेजेस है, या जो आपके हिसाब से सही वेजेस है, जब तक आपको उतनी नहीं मिलती तब तक आप काम पे नहीं जाते हो। ठीक है, तो या तो प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हो, या तुम्हारे पास रिकरिंग इनकम के सोर्सेज है जिसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते, ये वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड। अब पीछे कितने बचे बच्चों? 75। ठीक है, ये 75 कहलाएगा हमारा लेबर फोर्स। क्या कहलाएगा? लेबर फोर्स कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो बोलो। मैंने कहा 100 लोगों की पॉपुलेशन, 20 लोग वो है जिनमें एबिलिटी नहीं है काम करने की। ठीक है,
डू नॉट हैव एबिलिटी टू वर्क। पीछे कितने बचे? 80 वो है जिनमें काम करने की एबिलिटी है, लेकिन 5 लोग वो हैं जो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते, तो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है। बाकी 75 जो है वो उनको हम क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स बोलेंगे। ठीक, यानी ये 75 लोग जो हैं, इन 5 लोगों में विलिंगनेस नहीं है, नॉट विलिंग टू वर्क। ये 5 लोगों में काम करने की विलिंगनेस नहीं है। वहीं ये जो 75 है, जो लेबर फोर्स का पार्ट है, इनमें काम करने की एबिलिटी भी है और इनमें काम करने की विलिंगनेस भी है। दोनों बातें हैं। देखो, ये वाले जो लोग हैं ना, इनमें काम करने की एबिलिटी तो है, क्योंकि जिनमें एबिलिटी नहीं है वो हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। इनमें काम करने की एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। ज़्यादा बेहतर होगा मैं इसको शॉर्ट में यूँ लिखूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बाद में देखने पर। हम कह रहे हैं एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो ये वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है। ये लेबर फोर्स में 75% है। अब मैं इसको आगे चलो यही क्लासीफाई कर देता हूँ। इन 75 को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 40 एंड 35। मैंने इन 75 लेबर फोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 40 एंड 75। ये वो लोग थे जिनमें काम करने की एबिलिटी थी, विलिंगनेस थी, इसलिए काम की तलाश में घर से बाहर गए थे, काम ढूंढने के लिए घर से बाहर गए थे। उनमें से 40 लोगों को तो काम मिला, लेकिन 35 वो हैं जिन लोगों को काम नहीं मिला। तो ये जिनको काम नहीं मिला इन्हें हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। अब देखो, ये भी अनएम्प्लॉयड है और ये भी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ये अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है, इसलिए इनको बोल रहे हैं वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। और ये अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है, इनकी मजबूरी है, ये गए थे काम करने के लिए लेकिन इन्हें काम नहीं मिला, तो इनको बोलेंगे हम इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। ठीक है। और ये लेबर फोर्स का वो हिस्सा जिसे काम मिल जाता है, जिन्हें काम मिल जाएगा उन्हें हम बोलेंगे वर्क फोर्स। क्या बोलेंगे हम इनको? वर्क फोर्स बोलेंगे। तो इन्हें काम मिल गया, यानी ये एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। ठीक है, और ये अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। बोलिए, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, कोई डाउट है तो? ये अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड थे क्योंकि इनकी विलिंगनेस नहीं थी काम करने की। इन लोगों की विलिंगनेस थी लेकिन इनको काम नहीं मिला। तो अगर ध्यान से समझें, वर्क फोर्स की खास बात क्या होती है? वर्क फोर्स जो होता है उसमें काम करने की एबिलिटी, विलिंगनेस और गेटिंग वर्क, इन 3 चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्क फोर्स होती है उनमें काम करने की एबिलिटी भी होती है, उनमें काम करने की विलिंगनेस भी होती है, और जब ये काम करने के लिए निकलते हैं ढूंढने के लिए तो इनको काम मिल भी जाता है। ये तो है वर्क फोर्स। वहीं इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड लोगों की क्या खास बात होगी? एबिलिटी देखते हैं, विलिंगनेस देखते हैं, और गेटिंग वर्क देखते हैं। ठीक है। तो इन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड लोगों में एबिलिटी भी है काम करने की, विलिंगनेस भी है, लेकिन इन बेचारों को काम नहीं मिलता है। तो जब भी बेटा जी हम देश के अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करते हैं ना, देश का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हम इन लोगों की बात करते हैं जो इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है।
बिना अपनी मर्जी के, यानी जिनमें काम करने की एबिलिटी है, जिनमें काम करने की विलिंगनेस है, जो काम की तलाश में भटक रहे हैं बेचारे, जिनको काम मिलता नहीं है वो। वहीं वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनमें काम करने की एबिलिटी और विलिंगनेस है, दे आर गेटिंग वर्क, उसको बोलेंगे वर्कफोर्स। लेबर फोर्स में ये दोनों इंक्लूड होते हैं। लेबर फोर्स में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पर्सन्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को भी? दिख रहा है सबको? हाँ बेटा, देखो बेटा, लेबर फोर्स में ये दोनों आ गए ना। लेबर फोर्स का मतलब हमारी पॉपुलेशन के वो सारे लोग जिनमें काम करने की एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों है। गौर से सुनना, लेबर फोर्स का मतलब हमारी पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिसमें काम करने की एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों है, वो लेबर फोर्स है। वही वर्क फोर्स क्या होता है? वर्क फोर्स लेबर फोर्स का वो हिस्सा है जिनको काम मिल गया है। और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड लोग कौन से हुए? हमारे लेबर फोर्स का वो हिस्सा जिसको काम नहीं मिला। बोलो बेटा, समझ में आई क्या बात? ओके, और कोई डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। हाँ जी, नहीं, ये तो सिर्फ एम्प्लॉयड की बात करें ना, काम देते हैं उसकी बात नहीं। काम देते हैं का क्या मतलब हुआ? ठीक है, पहले ये समझो, काम देते हैं मतलब कौन? अब जैसे मान लो मैं एक दुकान का सेठ हूं और मैं किसी को काम दे रहा हूं, सपोज करो, तो हम दोनों ही जो हैं वो वर्क फोर्स का पार्ट होंगे ना। हम यहाँ क्या कंसिडर करें? इस एग्जाम्पल को स्पेसिफिकली कैसे डिजाइन किया गया ये समझो। अब हो सकता है ये 40 लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें से मान लो जो दूसरे नंबर वाला आदमी है वो 40वें नंबर वाले आदमी को जॉब देके दिया है, तो दोनों किसमें इंक्लूड हो रहे हैं? वर्क फोर्स में। विवेक, बात समझ आई क्या? हाँ, दोनों इंक्लूड होंगे ना। जैसे मान ले कि मैं तेरे यहां जॉब करने के लिए आया, ठीक है, तेरी एक शॉप है, तेरे को एक हेल्पर की जरूरत थी, तूने मेरे को जॉब दिया, समझ गया? तो तू भी वर्क फोर्स का पार्ट है, मैं भी वर्क फोर्स का पार्ट हूं। ऐसा जब भी किसी कंट्री के पोटेंशियल की बात होती है ना, तो उसके लेबर फोर्स को हम कंसीडर करते हैं। और इंडिया का लेबर फोर्स काफी बड़ा है, क्योंकि जवान होता हुआ देश है, जहां बुजुर्ग और लोगों की या रिटायर्ड लोगों का अमाउंट कम है, और अभी यूथ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, तो लेबर फोर्स काफी बड़ा है। लेकिन काम पे एक्चुअल में कितने लोग जाते हैं, ये डिपेंड करता है उस इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मोबिलिटी कैसी है, इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, तो हम इनकी बात करते हैं। देखो, मैंने आपको एकदम डिटेल में नहीं बताया ये, बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। अगर डिटेल की बात करें तो सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जब बच्चे को फुल एम्प्लॉयमेंट समझाना है या अंडर एम्प्लॉयमेंट भी समझाना है, तो ये बात करनी पड़ेगी। अब गौर से सुनना बात को, दो कंडीशन। अभी वाला जो स्ट्रक्चर है ना तुम्हारे सामने, जहां हमारे लेबर फोर्स के 40 लोगों को काम मिलता है और 35 ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिलता, इसको बोलेंगे इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेट, स्टेट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। बोलो भाई, बात समझ में आई? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेबर फोर्स के जिनको काम नहीं मिला, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप पढ़ोगे, वो होगी फुल एम्प्लॉयमेंट। एक बहुत जरूरी टर्म पढ़ोगे आप, वो क्या होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखो, ये वो लोग जो इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है, अगर इन सारे लोगों को जॉब मिल जाए, इन 35 के 35 लोगों को सबको काम मिल जाए, तो हम अंडर एम्प्लॉयमेंट से कहां आ जाएंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाएंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि इकॉनमी में एक पॉपुलेशन का हिस्सा ऐसा भी है जो काम करने की एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों रखता है, बट उनको जॉब मिल नहीं रहा है बेचारों को। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है वो लोग जो हमारी इकोनॉमी में इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड थे, हमने उनको भी काम दे दिया, तब हम कहां पहुंच जाते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाते हैं। हाँ जी, अब आपके क्वेश्चन पूछिए, इंपॉर्टेंट है, इंडियन इको में भी काम आएगा।
तनु क्लास में नहीं है क्या आज? तनीषा लखोटिया, देव क्लास में हो क्या? तनीषा क्यों नहीं आई बेटा? ओके चलिए इसको बोलना, सर बोल रहे थे अब आए नहीं क्लास में। अब हाँ, अब मैं आपके जो बुक्स में लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ रहा हूं। आपकी बुक में फुल एम्प्लॉयमेंट, एक तो लिखा हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट और दूसरा लिखा हुआ है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो फुल एम्प्लॉयमेंट को ध्यान से सुनना। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच all those people who are willing and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty। वो सारे लोग जो काम करने की एबिलिटी और विलिंगनेस रखते हैं, अगर इन सारे के सारे लोगों को काम मिल जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। समझ गए? इन सारे के सारे लोगों को अगर काम मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जनरली द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नॉर्मली फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? नो अनएम्प्लॉयमेंट। हम मतलब यही निकालेंगे कि सारे के सारे लोगों को काम मिल गया। पीयूष आया है क्या? पीयूष चांडक, पीयूष आर यू देयर इन द क्लास? क्लास में लेकिन रिप्लाई नहीं है। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि हम नॉर्मली फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं नो अनएम्प्लॉयमेंट, कि सारे लोगों को काम मिल गया, कोई भी बेला नहीं है, बेरोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अभी गौर से सुनना। जनरली द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज एवरीवन गेट्स वर्क। इट मीन्स डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। क्या मतलब निकालते हैं कि जो भी लेबर की डिमांड है वो लेबर की सप्लाई के अकॉर्डिंग है। लेबर की सप्लाई थी 75 और 75 लेबर की मार्केट में डिमांड भी, यानी सबको काम मिल गया। लेकिन ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब मत निकालना। गौर से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं। हम बोल जरूर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सच में ये नहीं है कि सारे लोगों को काम मिल गया। However, in macroeconomics, there can be some type of unemployment even during full employment. मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रीडिफाइन कर रहा हूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप ये मत निकालना। क्या लिखा था लास्ट लाइन में? फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर, इट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और 100% यानी 100% एम्प्लॉयमेंट। तो इस बात को ध्यान से सुनना कि जब हम बात करते हैं ना फुल एम्प्लॉयमेंट की, इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है या 100% अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे होते हैं तो फिर भी दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? ध्यान से सुनना। नंबर 1, एक तो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा कौन सा है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब निकालते हो? आप सबसे पहले तो ये लिखोगे फुल एम्प्लॉयमेंट मींस इकोनॉमी में जितने लोग भी वर्क करने की एबिलिटी और विलिंगनेस रखते हैं उनको काम मिल गया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। बट फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट। देयर इज टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट even at full employment level, which is frictional unemployment and structural unemployment. अब मैं आपसे सवाल करूंगा, मुझे जवाब दीजिएगा।
अकॉर्डिंग टू यू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बताओ। आपके हिसाब से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कभी पढ़ा होगा आपने? किसी को भी आइडिया? कईयों के स्कूल में हो गया ना, कईयों के तो सिलेबस हो गया भाई, तो पता होना चाहिए ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, मैं बताता हूं। देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, एक टेम्परेरी कॉन्सेप्ट है। टेम्परेरली अनएम्प्लॉयड लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब कैसे, ये समझो, एक महिला प्रेग्नेंट थी और अपनी प्रेगनेंसी की वजह से उस साल भर, 2 साल या 2 साल के लिए वो जॉब से बाहर रही, ठीक है, या साल भर के लिए जॉब से बाहर रही, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या मान लीजिए आपने एक जॉब छोड़ दी है और अब आप दूसरे जॉब की तलाश में, आपने अपना जॉब चेंज किया है, तो वाइल चेंजिंग द जॉब आप कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हो। वाइल चेंजिंग द जॉब आप कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हो, उसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्परेरली आउट ऑफ जॉब वाली सिचुएशन को बोलते हैं, टेम्परेरी फिनोमिनान है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट which exists during the period wherein workers leave one job and join some other. It arises due to labor market imperfections such as lack of market information about ability of jobs and lack of perfect mobility on the part of workers, introduction of new machines, nationalization in production process or breakdown of plant may also lead to frictional unemployment. अब गौर से सुनना कि मैंने मान लीजिए बीकानेर से जॉब छोड़ दिया और अब मैं काम की तलाश में हूँ, तो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए कि मुझे तुरंत जॉब मिल जाए, या एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ थोड़े टाइम के लिए आउट ऑफ जॉब रहना पड़ता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा मान लीजिए नई मशीन आ जाती है तो कुछ लोग उसके साथ कंपेटिबल नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें उसके कंपेटिबल होने के लिए थोड़े टाइम के लिए जॉब से बाहर रहना पड़ता है या वो ट्रेनिंग लेके आनी पड़ती है, तब जाके वो उस तरीके का काम कर पाते हैं। तो ये भी टेम्परेरली आउट ऑफ जॉब की सिचुएशन है। फिर है नेशनलाइजेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसके पैटर्न को बदल दिया गया है, ठीक है। कुछ चीज़ों पे सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया या कुछ चीज़ों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, रीस्ट्रक्चर हो रहा है, रीडिज़ाइन हो रहा है, तो उस दौरान हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ जॉब हो जाएं। या मान लीजिए कोई ब्रेकडाउन आ गया, मशीन खराब हो गई या टूट गई, आप कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ जॉब हो गए, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब तुम्हें यहाँ पे मैक्रो के इस चैप्टर के अंदर तुम्हें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की डिटेल में नहीं घुसना है। हमारा कॉन्सेप्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो तुम कहोगे इन सारे लोगों को काम मिल गया जो काम करना चाहते थे और एबिलिटी रखते थे, लेकिन इस लेवल पे भी दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल मतलब टेम्परेरी, कोई आउट ऑफ जॉब है। फिर बात करते हैं अपने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कि ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन unemployed person and the demand for a specific type of worker. It is associated with the structural changes in the economy. For example, due to computerization, workers who do not possess enough knowledge of computer will be unemployed until they do some computer courses or training. कहने का मतलब ये है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप के जॉब की लेबर की जितनी डिमांड है, लेबर की जितनी सप्लाई है, उतनी मार्केट में लेबर की डिमांड नहीं है, तब भी आप आउट ऑफ जॉब हो सकते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जो कम पढ़े लिखे थे और उन्हें जॉब की तलाश थी, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा भाई मेरा जो काम है उसके अंदर अगर आप टीचर हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बोले नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन तो बहुत लो है। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, उस फैक्ट्री में जाके काम कर लीजिए, मेरी जान पहचान, वहाँ चले जाइए, उनसे बात कर लीजिए। तो वो गए, वहाँ बात करके आए, वापस शाम को मेरे को बोलते हैं या अगले दिन मेरे को बोलते हैं कि वहाँ तो मेरा बैठेगा नहीं मामला, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत है एक ऐसे आदमी की जिसको कंप्यूटर का नॉलेज भी हो, या किसी स्पेसिफिक टाइप के मशीनरी का नॉलेज हो, या किसी स्पेसिफिक टाइप के वर्क का नॉलेज हो। तो मैं उसकी सप्लाई कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आउट ऑफ जॉब हूँ। समझ रहे हैं बात को? तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज होता है, समझना बात को कैसे। एक ज़माना था जब सिल्क का जो कपड़ा है उसकी बहुत डिमांड होती थी,
ठीक है। इंडिया के मार्केट में सिल्क के कपड़े का एक जबरदस्त डिमांड था। आप इतना पीछे मत जाइए, क्योंकि ये तो आपके पैदा होने से भी, मेरे पैदा होने से भी पहले की बात है। अगर हम यूं समझें, जैसे अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो अभी स्कूटी या बाइक ये परचेज किया जाता है, लेकिन आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों के पास आज भी देखने को मिल सकता है एमेटी, मोपेड देखने को मिल सकती है, एमेटी देखने को मिल सकती है, हमारा बजाज है ना, ऐसा स्कूटर का एक ऐड चलता था, वो देखने को मिल सकता है। कई पिक्चरें जो 80s या 90s की स्टोरी बयां करती है, जैसे अभी हर्षद मेहता का जो स्कैम था, उसके ऊपर स्कैम 92 करके एक पिक्चर आई है, उसमें स्कूटर दिखाया गया है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है वो अभी भी स्कूटर चलाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी हैं। इकॉनमी में स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और जैसे इकॉनमी में स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसके अंदर स्पेशलिस्ट जितने भी लेबर थे या सिल्क का कपड़ा बनाने वाले जितने भी लेबर थे, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, डिमांड चेंज हुई। तो जैसे ही मेरी डिमांड चेंज हुई, मैं सिल्क से शिफ्ट हो जाता हूं कॉटन पे, तो इकॉनमी की डिमांड कॉटन पे शिफ्ट होती है, तो सिल्क की डिमांड कम हुई। तो सिल्क बनाने वाले जो कारीगर लोग हैं, जो लेबर लोग हैं उस इंडस्ट्री में लगे हुए, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, सो वो आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इकॉनमी में स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं, डिमांड के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उस वजह से सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, डिमांड आ जाती है कम। अब एमएटी को ठीक करने वाले जो कारीगर लोग हैं, मोपेड ठीक करने वाले लोग जो है, स्कूटर ठीक करने वाले लोग हैं, वो देखिए, जब मैं बचपन में, मैं मेरी बात करूँ, जब मैंने साइकिल सीखी थी, तब मैं देखता था जगह जगह पे किराए पे 5 रुपये और 2 रुपये या 10 रुपये में साइकिल किराए पे देने वाले लोग मिलते थे। ठीक है, 2 रुपये घंटे पे मैंने साइकिल सीखी हुई है, 2 रुपये घंटे के लिए साइकिल लेकर आता था, चलाता था 2 रुपये में, और पूरे दिन लेते थे तो वो 10 रुपया लेता था। ये सिचुएशन थी। लेकिन आज ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो चुकी है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इकॉनमी का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो वो लोग जो इस तरीके के काम में इंगेज थे और अपना घर चलाते थे, वो आउट ऑफ जॉब हो गए। वो आएंगे वापस जॉब में, लेकिन कोई और टैलेंट गेन करने के बाद आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के चेंज को शो करती है। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर का चेंज होना प्रोग्रेस को शो करता है। कैसे शो करता है? शुरू में जब आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू किया था, तो आप ऐसा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे। ठीक है, ये ऐसा मोबाइल फ़ोन होता था जिसमें एंटीना लगा होता था। सबसे ज़्यादा एलजी कंपनी के फ़ोन बिके थे रिलायंस के साथ। ये ऐसे फ़ोन हुआ करते थे, वो एक डोरी लगा के लोग पॉकेट में फ़ोन रखते थे। ये सिचुएशन थी, और स्नेक वाला गेम खेल सकते थे। तो उस वक्त जो लेबर लोग थे, सारा का सारा इसका इंजीनियरिंग उनको पता था, ख़राब होता था उनके पास ले जाते थे, वो ठीक कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में कोई ऐसा फ़ोन परचेज़ करेगा क्या? नहीं करेगा। अब आज तो स्मार्टफोन्स जो है उसकी बात है। स्ट्रक्चर में चेंज कंटिन्यूसली होते हैं। हर एक प्रोग्रेसिव कंट्री हो चाहे नॉन प्रोग्रेसिव हो, कोई भी हो, स्ट्रक्चर में चेंज तो होगा ही होगा। और स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड में मिसमैच होगा। उस वजह से लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम, तो वो लोग आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। अब वो जो आउट ऑफ जॉब हुए हैं वो कहीं और जाएंगे, किसी और इंडस्ट्री में, अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तब जाके उनको काम मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल था। बोलिए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो? ये बोर्ड पे जो बात लिखी है या जो एग्जाम्पल बनाया है, ये इसलिए है कि ये सारी कहानी आपको समझ में आए। इस चैप्टर में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही समझना जो मैंने यहाँ बताया है कि सारे लोगों को काम मिल गया। बट स्टिल 2 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जॉब चेंज करते वक्त या स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से। बाकी किसी भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बेटा, नहीं, वो उसको स्ट्रक्चरल नहीं बोलेंगे बेटा, है ना। वो बोलेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे ड्यू टू पेंडेमिक्स। डिमांड कम हो गई पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई और उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया। वो स्ट्रक्चरल नहीं माना जाएगा। हाँ बेटा,
फायर की वजह से डेथ हो गई। ओके, तो वो तो रहे ही नहीं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्रिक्शनल में आएंगे, वो फ्रिक्शनल में आएंगे। देखो डेथ हो गई तब तो वो काम करने लायक ही नहीं बचे ना, वो पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं रहे, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, तो उनको नहीं लेंगे। हाँ, आप जो ये कह रहे हो कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए या बीमार होने की वजह से आप जॉब से बाहर हो महीना 2 महीने के लिए, उसको हम फ्रिक्शनल बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल की डेफिनेशन किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई नहीं करती। फ्रिक्शनल की डेफिनेशन बेटा कहती है कि आप टेम्परेरली आउट ऑफ जॉब हो। और बोलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल दो भाई। चलिए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब आगे से ध्यान रखना, वैसे मैं वीडियो तो रिकॉर्ड करते ही भेज देता हूं, इन केस आपको अगर वीडियो ना मिले तो आज जो आपको प्लेलिस्ट भेजी है ना, उसमें हमेशा अपडेट होता रहेगा। कोई भी नया क्लास जो हमने लिया है और रिकॉर्ड हुआ है वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वो कॉमन एक ही लिंक भेज दिया, उस पर क्लिक करो और डेट वाइज आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर से कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे भाई, ध्यान रखना। देखिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना भाई। एट प्रेजेंट सिचुएशन जो है वहाँ कोरोना की जांच होनी भी बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। ठीक है, ये जो डेटा इतने दिनों से कम आ रहे हैं ना, वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि हमने कोई कंट्रोल कर लिया है, हमने जांच जो है वो कम कर दी है, और अभी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है त्योहारों के टाइम में। तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बुरे 12 दिन लाइफ के बिताए हैं, मेरे को कभी भी इतना लंबा फीवर नहीं आया, और टेम्परेचर 100 से मिनिमम 100 है और मैक्सिमम 102, 102.5, 103 तक गया। ये सिचुएशन थी, और उसकी वीकनेस अभी तक है। तो आप ध्यान रखिएगा भाई। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक्स एंटे या एक्स एंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंस समझो पहले। इन दोनों नाम का मतलब क्या है? एक्स एंट का मतलब होता है, या एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, जो आपने करने का, और एक्स पोस्ट का क्या मतलब होता है? एक्चुअल, जो रियल में है। अब गौर से सुनना बात को। आपको मैंने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बहुत ढंग से बताया था कि सेविंग करने वाले लोग अलग होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अलग होते हैं। सेविंग इनकम का वो हिस्सा जिसको कंज्यूम नहीं किया गया, वो सेविंग होती है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब यूँ निकालते हैं कि मान लो मैंने एक साल में 5 लाख रुपए कमाए और 1 लाख रुपए की मैंने 1 लाख रुपए का गोल्ड परचेज कर लिया या शेयर्स परचेज कर लिए या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दी, तो मैं जनरल लैंग्वेज में बोलता हूं मेरा ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो गलत वर्ड है। इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर्स, और इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, आप जानते हो, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है ना। फिक्स एसेट और के अंदर इन्वेस्टमेंट और स्टॉक और में इन्वेस्टमेंट, ये 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात थी। इन्वेस्टमेंट करता है प्रोड्यूसर्स और सेविंग करते हैं हाउस होल्ड, या प्रोड्यूसर्स भी यानी फर्म्स भी अपनी इनकम का वो हिस्सा जो बचा लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक एक्स एंट और एक एक्स पोस्ट। एक्स एंटे को बोलेंगे प्लान्ड और एक्स पोस्ट को बोलेंगे एक्चुअल। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्स एंट सेविंग्स एंड
इन्वेस्टमेंट। गौर से सुनना, एक्स एंड सेविंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लान्ड सेविंग्स, और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये कई बार 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो एक्स एंड सेविंग रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। क्या बोल रहे हैं हम यहां पे? विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसको समझना, मैंने आपको बताया था एमपीसी के बारे में। क्या होता है एमपीसी? इनकम बदलने पर कंजम्पशन में होने वाला चेंज। तो अगर हमारे पास एमपीसी का आइडिया है या ऐसे दूसरे वेरिएबल्स का आइडिया है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे देश की जो जनता है इस अलग अलग इनकम लेवल पे कितना सेव करने वाली है। तो उसको बोलते हैं एक्स एंड सेविंग और प्लान्ड सेविंग। मैंने बताया था आपको एमपीसी अगर 0.7 है, मतलब 0.7 हिस्सा यानी 70% सेविंग में चला जाएगा। इनकम में जितना चेंज होगा उसका 70% कहाँ चला जाएगा? सेविंग्स, कंजम्पशन में चला जाएगा, बाकी बचा हुआ सेविंग्स में चला जाएगा। तो हमारे पास एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एफपीएस जैसे वेरिएबल्स होते हैं, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि अलग अलग इनकम लेवल के ऊपर हम कितना सेव करने वाले हैं। सो एक्स एंड सेविंग का क्या मतलब हुआ? प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसका ध्यान रखना। और ये जो प्लान सेविंग है वो हम कैसे निकालते हैं? सेविंग फंक्शन से निकालते हैं, -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई। और हमने इस फंक्शन को पूरा पढ़ा था अलग अलग इनकम लेवल पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इतने डेटा लिए थे कि अलग अलग इनकम लेवल पे हम कैसे सेव करते हैं। ये कैसे निकला? हम जो भी पढ़े हैं अभी तक वो सब ये पढ़े हैं। ध्यान से सुनना, हम जो पढ़ रहे थे वो एक्सेंट वाला था, प्लान वाला था। हमने जितनी भी स्टडी की है, चाहे वो कंजम्पशन की बात की है चाहे सेविंग की बात की है, तो वो सारा का सारा प्लान था। और वो हमने कैसे निकाला था? सेविंग फंक्शन से कैलकुलेट किया था। फिर है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। फर्म प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसके लिए हमने बोला था हाउस होल्ड्स प्लान टू सेव, और यहां है फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में 2 ही सेक्टर होते हैं नॉर्मली, तो सी और आई 2 ही सेक्टर्स थे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो फर्म्स है वो जो भी प्लान करती है इन्वेस्ट करने का अलग अलग इनकम लेवल के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। और हमने एक्स एंड सेविंग में तो पढ़ा था सेविंग्स फंक्शन, और हमने यहां कौन सा फंक्शन पढ़ा था बेटा? इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ा था, राइट। जब हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा था तब हमने ये कहा था कि देखो सेविंग निकालनी है तो वो आएगी -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई से। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में मैंने कहा था 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। हम उसको यहां पढ़ते हैं। और वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था उसमें 2 चीजें थी, एक तो था ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक थी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 2 बातें थी। आस्था माइक ऑन करना बेटा। आस्था, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट का कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट था या इनवर्स रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन था, बिल्कुल सही जवाब है। इनवर्स रिलेशनशिप यूं था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता, ठीक। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, MEI के बारे में। इसके साथ बेटा कैसा था रिलेशनशिप?
डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है। तो ये ROI, थैंक यू आस्था, सही जवाब दिया आपने। ROI और MEI के साथ इन्वेस्टमेंट का रिलेशन हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फंक्शन में, जो हम कह रहे थे कि व्हाट फर्म्स आर इंटेंडेड और प्लानिंग टू इन्वेस्ट, तो ये प्लान वाली बात थी और ये प्लान सेविंग की बात थी, ये था। उसके बाद बात करते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये प्लानिंग वाली है और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल सेविंग। तो गौर से सुनना, एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। अब मैं कह रहा हूं अप्रैल टू मार्च के लिए एस्टिमेट लगाओ सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का, वो तो वह एक्सेंट। और एक्स पोस्ट क्या होगा, जब वो पूरा साल रियल में खत्म होगा, उसके बाद एक्चुअल सिचुएशन क्या थी कि हमने सोचा था मान लीजिए 100 करोड़ की सेविंग होगी और एक्चुअल में होगी 90 करोड़ की, 90 करोड़ की, वो एक्चुअल डेटा हो गए, ठीक है। सो एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। इट इज द सम टोटल ऑफ, चलिए इस पे बाद में बात करेंगे आगे वाले टॉपिक के अंदर, ये आगे की जो लाइन है। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ये था प्लानिंग वाला कि इकोनॉमी सोच रही है 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, फर्म सोच रही है, रियल में हुआ मान लीजिए 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये एक एक नंबर में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो भी पॉलिसी फॉर्म करेंगे वो एस्टिमेट के ऊपर फॉर्म करेंगे, और एस्टिमेट पे फॉर्म करने का मतलब जो प्लानिंग कर सकते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल से हम देखते हैं कि प्लानिंग क्या होगी। जैसे एक सिंपल सा अभी समझना, कोरोना के ऊपर अभी हम कई सवाल बना सकते हैं और आपके केस बेस्ड स्टडीज में क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे अभी कोविड-19 है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ लोगों के बिजनेस की क्या सिचुएशन है कोविड की वजह से, माइक ऑन करके जवाब दो भाई, कैसा चल रहा है बिजनेस? पेडीवाल जी का अच्छा चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमी की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, किसी एक फर्म के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, दवाइयों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो लैब वाले हैं उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ओवरऑल मुझे बताइए क्या सिचुएशन है। ओवरऑल सिचुएशन अच्छी नहीं है। ओवरऑल क्या बोलोगे आप, स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल बिजनेस की सिचुएशन ये है। ये सिचुएशन क्यों है बिजनेस की? क्योंकि लोगों की डिमांड जो है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। भाई मान लीजिए, अब जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरी सैलरी हाफ हो चुकी है, तो मेरी डिमांड भी क्या हो चुकी है बेटा, हाफ हो चुकी है। समझना बात को, मुझे पहले जो मैंने कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अपने सेविंग्स के, कि हर महीने मैं म्यूचुअल फंड में इतना पैसा डालता हूं और पूरे एक साल में मैं इतना अपनी टर्म प्लान में इन्वेस्ट करता हूं, पूरे साल में मैं अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पे इतना खर्च करता हूं, पूरे साल में मैं LIC में इतना खर्च करता हूं, ठीक है। ये मेरे फिक्स्ड खर्च है, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब हुआ यूं कि मेरी सैलरी स्कूल वालों ने आधी कर दी, तो जब सैलरी हाफ हो जाती है आपकी, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड भी कम हो गई, आप कम डिमांड करोगे। तो अभी दीपावली के ऊपर उतना खर्चा नहीं करेंगे जितना पिछले साल किया था, क्योंकि सैलरी आधी हो गई है। ये तो चलो मेरी सैलरी आधी हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब से ही निकाल दिया गया है। बाफना स्कूल के टीचर्स की अगर कहानी देखें तो 60 टीचर्स को एक बार के लिए टेम्परेरली रिलीज कर दिया गया है। उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लो लेवल हाई लेवल पे काम करने वाले। तो ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई। अब जब डिमांड कम हो गई तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड क्यों कम हुई है? क्योंकि जॉब कम हुए हैं, इनकम कम हुई है, ठीक है, इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए? गवर्नमेंट इस ROI को कम करेगी। क्या करेगी? ROI को कम करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगी। ऐसा होने पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि ब्याज कम हो गया है तो नया इन्वेस्टमेंट करो। सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगी ताकि होम लोन सस्ता हो जाए, मकान बनाने के लिए लोन लो, सस्ता हो जाएगा मामला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम होगी, अभी बताया था आस्था ने कि इन्वर्स रिलेशन होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर फिर से रीस्टोर होगी और वो फिर से डिमांड करेंगे और इकोनॉमी स्टेबल सिचुएशन में आएगी। ये जो एग्जाम्पल दिया है मैं ये अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर जहाँ डिमांड कम हो चुकी है, बिजनेस धंधे चौपट हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकार क्या स्टेप ले? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करे, ठीक है। और एक बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ के करीब का पैकेज इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर लोन का अमाउंट बहुत बड़ा था, जिसमें इंटरेस्ट रेट को डाउन किया गया था ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके, लोगों के इनकम लेवल को बढ़ाया जा सके, ताकि इकोनॉमी वापस, GDP वापस पॉजिटिव हो सके। समझे बात को?
बोलो कि डाउट। देखिए फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो अब हम अभी नहीं बात कर सकते, उसके लिए देखो पूरा तो पता करना है ना, तो 4-6 महीने और लगेंगे, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन अभी यूं लग रहा है, समझना बात को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई, ठीक है। अब मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी फैक्ट्री की वो समझो। मेरी फैक्ट्री में मैंने ये प्लांट लगा रखा है, और ये प्लांट मान लो 1 लाख यूनिट साल की बनाता है, और 1 लाख बनाता है मतलब 100% कैपेसिटी पे काम करे तो 1 लाख यूनिट बनाता है। अब मेरे यहां ये हो रहा है बेटा कि 40% ही डिमांड है, तो बता तू 1 लाख में से मैं कितनी यूनिट बना रहा हूं, अभी 40,000 ही बना रहा हूं। अब बैंक मुझे कहती है आ जाओ सर लोन ले लो और नया काम शुरू कर दो या अपने काम को एक्सपांड करो, तो मैं क्या कहूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है कि सस्ता लोन तो तुम मुझे दे रहे हो, ऑलरेडी मेरी जो कैपेसिटी है वो भी सेल नहीं हो रही है, कुछ ऐसा करो कि ये मेरी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। इसलिए अभी रिसेंटली बनर्जी को जो मिला था नोबेल प्राइज, उस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि ये प्रोड्यूसर्स को आप जो पैसा दे रहे हो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उसकी बजाय आप पब्लिक वेलफेयर स्कीम पे डायरेक्ट लोगों को पैसा पकड़ाओ हाथ में। अब चाहे उनको आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम से पकड़ाओ, चाहे ओल्ड एज पेंशन के नाम से पकड़ाओ या किसी और स्कीम के नाम से पकड़ाओ, डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर के हाथ में पैसा पकड़ाओ। क्योंकि यहां तुमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया और मैं कह रहा हूं मेरा 40% ही काम नहीं हो रहा है, अभी मैं 100% पे आऊंगा, उसके बाद भी डिमांड हो तो मैं सोचूंगा तुमसे लोन लूं, एक नई मशीन लगाऊं और काम करूं। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे चुपचाप बैठे रहना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए लोन लेने के लिए। तो अब सरकार क्या करेगी, सरकार कहेगी अच्छा ठीक है हाउसिंग लोन सस्ता कर दो, ताकि अल्टीमेट कंज्यूमर जो है रियल स्टेट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा फ्लैट बनेंगे, ज़्यादा मकान बनेंगे, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होगा, लोगों के हाथ में पैसा पकड़ाओ, जैसे लोगों के हाथ में पैसा जाएगा वो खर्च करेंगे, दैट मीन्स 40,000 से 40% से मैं कहाँ आऊँगा, 100% पे आऊँगा, वो ज़्यादा सही इलाज है। तो इसके ऊपर भी झगड़ा चल रहा है, इकोनॉमिस्ट के अगर आप फॉलोअप करो और पॉलिसीज समझो तो उसमें झगड़ा चल रहा है कि इस पैकेज का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है देश को, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये इतना बड़ा इंपैक्ट है कि अगले 4-5 साल में भी हम जज कर पाएं, बड़ी बात होगी कि पॉलिसी का इफेक्ट क्या रहा। और बोलिए कोई डाउट किसी को। अब बेटा ऐसा है कि ये चैप्टर तो यहां कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसके सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करूंगा, लेकिन वो चैप्टर उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने यहां तक के सारे वीडियोस देख लिए अच्छे से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज जो आपको प्लेलिस्ट शेयर की गई है आप उसकी फॉलोअप करिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।